आई एम शेयरिंग इट एज वेल। ऑल राइट, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमने पहला देख लिया एडवांटेज। दूसरा आप देखते हैं, दूसरे में क्या है, द मैनेजर कैन सजेस्ट यूजफुल आइडियाज। ये क्या है, दोबारा से ये आ गई हमारे पास नॉलेज। तो आपको पहले नॉलेज मेंशन करनी है। पुराने पेपर्स में पता क्या होता था, पुराने पेपर्स में ये होता था कि नॉलेज की अलग जगह दी होती थी, अब उन्होंने ये खत्म कर दिया है। तो हमें पहले नॉलेज तो मेंशन करनी है, क्योंकि हमने एग्जामिनर के जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करना। अच्छा, हमने कह दिया जी इससे यूजफुल आइडियाज आते हैं। अच्छा ओके, तो अब यूजफुल आइडिया से क्या होगा, आप बात फॉलो करो, यूजफुल आइडियाज से क्या होगा, बिजनेस कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नहीं लिखना। क्योंकि इम्पैक्ट का मतलब है आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं, और ये एनालिसिस में करते हैं। अच्छा, तो आगे जो मैंने बताया कि मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ, दैट वुड हेल्प कोलो टू टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक बूम बीइंग एक्सपीरियंस करंटली। यानी कि इकोनॉमिक बूम चल रहा है उसका सर एक फायदा, क्वेश्चन है। एक मिनट, उसका फायदा उठा सकते हैं अगर वो नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, यानी कि सेल्स बढ़ेगी। लेकिन हमने चूंकि एनालिसिस नहीं करना, तो हमने एप्लीकेशन शो कर दी, नॉलेज शो कर दिया, विल गेट 4 आउट ऑफ 4 इजीली। जी बोले, सर जी बोले, क्या क्वेश्चन है? सर सर जैसे ही ये आपने 1C में सर लिखे यार मेरे मैं बता पॉइंट्स। ये माइक बंद रखिए अपना, जो बात करना चाह रहा है वो करे सिर्फ। सर सर मैं बात कर सर रहा हूँ, जी, बीच में कोई बोले सर जी। सर जी आप मेरी सर सुनिए। जी बोले। सर मैं पूछा था, वो बता देना कौन सी सवाल है जिसके अंदर एनालिसिस नहीं करना होता। जिसमें एनालिसिस करना होता है, नहीं करना होता, नहीं करना होता। नहीं करना होता, यही वाले सवाल है ना जो बता रहा हूँ। वो सवाल ए- जिसमें जो जो कमांड वर्ड आउटलाइन से शुरू होते हैं, उनमें एनालिसिस नहीं उसमें करना नहीं, होता। और बाकी में करना है। बाकियों में बता रहा हूँ, बाकी कौन से, वो अभी आगे आ रहे हैं ना, अभी आगे चलते हुए बताता हूँ। वो है एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन, अभी हम आगे उसी पे जा रहे हैं ना, तो अभी देख लो उसे, आपको पता चल जाए। अच्छा, मैं आगे जा रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो सर जी जरूर मैं पूछिएगा। बीच में रह गया। क्या चीज? सर जी मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया। सर जी ये जिस तरह आपने 1C के 2 पॉइंट्स लिखे हैं, जी बोले। सर मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ कि उसका वर्कलोड रिड्यूस हो सकता है। अली हैदर दोबारा बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जिस तरह आपने ये 2 पॉइंट्स लिख लिए 1C में, मैं इसके अलावा और भी तो कोई पॉइंट्स लिख सकता हूँ ना, ये 4 लाइनें बढ़ना लाजमी तो नहीं है। बिल्कुल, आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, मतलब 4 लाइनें नहीं नहीं, ये जो 4 लाइनें दी होती हैं तो 4 लाइनों को ये फिलअप बनना करना कोई लाजमी तो नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती। ये मैं बता चुका हूँ पहले, अभी आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, बता चुका हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं सर होती। फिर एक काम करें, ये जो सर रहील है ना, सर रहील, उनको मेरी तरफ से 2-3 सलाम कर कर आए। अच्छा बहरहाल यार, मुझे ना किसी और टीचर की बात ना करो, आपके फायदे के लिए क्लास की हुई, मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आगे देखते हैं। अब आ गया जी हमारे पास पार्ट डी। सर जी बोले। सर जो मोस्टली 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर एनालिसिस नहीं करना होता ना। जी इसमें क्वेश्चन, यार ये बेटा अपने माइक तो बंद रखो, अपने अपने माइक को बंद रखें, जो सिर्फ बात करना चाहता है वो माइक ओपन करे। जी बोले, अब क्या सवाल है? हाँ, बेहतर ये है कि आप ना सवाल लिख के भी पूछ सकते हैं। जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसमें मोस्टली एनालिसिस नहीं करना होता ना। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर, और वो आउटलाइन से ही शुरू होते हैं, जो नया पैटर्न है 2020 से चल रहा है, वो आउटलाइन से ही शुरू होते हैं, और उसमें एनालिसिस के नंबर नहीं होते तो नहीं करना, सिंपल इज दैट। ओके, ओके ऑल राइट। अब आगे देखें, पार्ट डी में भी आंसर आपको नहीं दिखा रहा था, जो नीचे आपको नजर आ रहा है बॉटम पे। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई चूजिंग द राइट लोकेशन फॉर द न्यू सैलून इज इंपॉर्टेंट फॉर कोलो। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कमांड वर्ड चेंज हो गया है, अब वो आ गया एक्सप्लेन। तो जैसे ही आपको ये कमांड वर्ड नजर आए, इसका मतलब है कि एनालिसिस आ गया, सिंपल इज दैट। एक्सप्लेन का कमांड वर्ड आया तो इसका मतलब है एक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ऐड हो गया, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं। और ये नॉर्मली आपको बल्कि हमेशा 6 नंबर का क्वेश्चन नजर आएगा। अच्छा, अब वो देखते हैं, और मैंने इसमें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या रखे हुए हैं आपके सामने है।
2 नंबर इसमें नॉलेज के हैं, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं और 2 नंबर एनालिसिस के हैं। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एप्लीकेशन कोई अलग से चीज नहीं है जो आपने अलग से शो करनी है। जब आप अपने पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं ना, यानी कि जब आप इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसमें आपने केस की इंफॉर्मेशन को यूज कर लेना है, और इसी को बोलते हैं यूज ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और यही एप्लीकेशन होती है। अच्छा, अब देखिए मैंने कैसे इस्तेमाल किया, जरा गौर करें। मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये देखिए। अब मैंने पहले तो हाईलाइट किया टू टू अचीव हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, मैंने क्या कहा कि राइट लोकेशन क्यों जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर नॉलेज के नंबर ले लिए, ये लिख करके भाई इससे सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक्सप्लेन वाला सवाल है, मुझे बताना पड़ेगा कि सेल्स एंड प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। जब मैं ये बताऊंगा ना, इसका मतलब है आई एम इनटू एनालिसिस। इम्पैक्ट बता रहा हूँ ना मैं कि कैसे होगा ये। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट पे कैसे पड़ेगा, बिजनेस पे कैसे पड़ेगा। अच्छा, अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि असलोन, अब आप गौर करो जरा इस पे, कि अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर कर लेते हैं। एक मिनट जी। अब क्या है जी, असलोन in a busy area which is visited by a lot of people has a higher chance of attracting customers from the outside। ठीक है, यानी कि शुरू से ही अगर आप सैलून किसी ऐसी जगह पे खोल लेंगे जो कि विच इज विजिटेड बाय मेनी कस्टमर्स, तो आपकी शुरू से ही आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन इस्तेमाल की है स्टार्ट में, और ये बताया कि राइट लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, आगे क्या है जी, कोलोज फर्स्ट सैलून इज एन एग्जांपल ऑफ इट एज इट हैज बीन। अच्छा, मैं ना इसको कलर भी करता जाता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। असल में ना इसमें और कोई कलर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने फिर ये लाइन इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। एनीवे, मैं ग्रीन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना उसके लिए, तो इसके लिए मैं पर्पल इस्तेमाल कर लेता हूँ एनालिसिस के लिए। ये मेरा चल रहा है अब आगे। ये एज सलून इज अ बिजी एरिया व्हिच इज विजिटेड बाय लॉट ऑफ पीपल हैज अ हायर चांस ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम द आउटसाइड। ये मैं एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे तो आगे मैं एप्लीकेशन अपने एनालिसिस में ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आई गेस मैंने ग्रीन, हाँ ग्रीन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना जी। तो आगे, कोलोज फर्स्ट सैलून इज एन एग्जांपल ऑफ इट एज इट हैज बीन अ सक्सेस बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द सिटी सेंटर। ये ग्रीन मैंने क्यों किया, ये एप्लीकेशन है, एनालिसिस मेरा चल रहा है। क्या एनालिसिस है कि राइट लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि भाई उससे कस्टमर ज्यादा आते हैं अगर वो ऐसी जगह पर है, ठीक है। और मैंने कहा कि कोलो ने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि उसने सिटी सेंटर में खोला हुआ था और वहां पर वो सक्सेसफुल इसीलिए हुआ। अच्छा, तो मेरा भी चल एनालिसिस ही रहा है, और एनालिसिस में मैंने एप्लीकेशन शो कर दी है। तो कॉन्सिक्वेंटली इट हेल्प्स इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद कोलोज फर्स्ट सैलून। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने एनालिसिस शो कर दिया। अगर आप कहें तो इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं जो नीचे मैंने कहा है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए मैंने बताया। अच्छा, अब आप गौर करें कि इसमें एनालिसिस में ही मैंने एप्लीकेशन शो कर दी, और वर्ड्स मैंने कौन से इस्तेमाल किए हैं, ऊपर वाले इस्तेमाल किए, राइट। जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किए थे ना वर्ड, आप गौर करो, या मैंने जो इस्तेमाल किया हुआ है, सॉरी किधर गया, नीचे, पहले नीचे चले जाऊं। ये जो मैंने यहाँ में वर्ड इस्तेमाल किया है, कौन सा, अरे लाइन जो दी हुई है ना इन्होंने, ये फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया है कि फर्स्ट सैलून की, तो जो फर्स्ट सैलून है वो यहाँ पर मौजूद है ना, पहला सैलून है दूसरा खोल रहे हैं। अब फर्स्ट सैलून लिखा नहीं हुआ, लेकिन बता तो रही है ना, एक सैलून खोला हुआ है दूसरा खोलना चाह रहे हैं, तो एप्लीकेशन बन गई। और वो सक्सेसफुल कैसे था, क्योंकि पिछले 3 साल से प्रॉफिट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप पिछले 3 साल का ये लिखोगे, पिछले 3 साल से प्रॉफिट हो रहा है, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी एप्लीकेशन, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। तो अब इसका मतलब है कि मैंने इसमें क्या किया, एप्लीकेशन भी शो कर दी और एनालिसिस भी आ गया मेरा। ये एनालिसिस है ना। अच्छा, एनालिसिस क्या होता है, इम्पैक्ट। याद रखना है, एनालिसिस को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिव्स। आपने याद रखना है कनेक्टिव्स क्या होते हैं, एज अ रिजल्ट, सो, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, फॉर दैट रीजन, दैट इज वाई। इसका मतलब है कि आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो यूज ऑफ कनेक्टिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि आप अपने पॉइंट को डेवलप कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। अच्छा, ये एनालिसिस मौजूद है हमारे पास, और साथ में हमने इसमें एप्लीकेशन भी यहाँ पर शो कर दी, राइट। मुझे 3 में से 3 नंबर मिल गए। आगे चलते हैं।
रीजन 2 क्या है? टू मेक कस्टमर्स फील सिक्योर, के राइट लोकेशन क्यों जरूरी है? ताकि कस्टमर महफूज फील कर सकें, राइट? तो ये क्या हो गया जी? नॉलेज हमारे पास आ गई। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या? सलोन एक्सप्लेनेशन में मस्ट बी एट अ प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज गुड। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ जी? एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज ब्राइड्स ऑल्सो कम टू गेट रेडी फॉर देयर इवेंट। अब ये क्या है? अब ये जो मैं एनालिसिस करते करते जो मैंने आगे ये बात कर दी है, इसका मतलब है आई एम इन टू द कॉन्टेक्स्ट एज वेल। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, ये यहां से ये लाइन नहीं लग रही है, जस्ट एक मिनट, ये थोड़ा सा ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा माइक्रोसॉफ्ट एज, एक मिनट बस, ये सही हो जाए तो मैं, जस्ट अ मिनट जी। अच्छा, ये मैं लाइनें लगा रहा था, मैं मिटा दूं इसे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, सैलून मस्ट बी अ प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज गुड, बिकॉज बिकॉज क्या, ये मैं अपनी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी डेवलपमेंट में ही बीच में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? बीच में ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को मैं कर दूंगा ग्रीन, कि ब्राइड्स ऑल्सो कम टू गेट रेडी फॉर देयर इवेंट एंड दे माइट बी लोडेड विद एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। अब क्या ये लिखा हुआ है? क्या ये सैलून का ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन ये एप्लीकेशन है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, और आगे अपन चल रहे हैं। सो दे माइट कंसिडर सेफ्टी एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? अदरवाइज दे वोंट लाइक टू विजिट सच प्लेसेस, लीडिंग टू पोटेंशियल कस्टमर्स। ये क्या हुआ? लीडिंग टू, सॉरी, लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। मैं यहाँ पे शायद स्किप कर गया हूँ, लीडिंग टू लॉस ऑफ। अभी मैंने क्या किया है? क्या मैंने इम्पैक्ट शो नहीं किया? मैंने राइट लोकेशन का इम्पैक्ट बिजनेस पे शो किया है, राइट? इसका मतलब है, एक मिनट, हाँ जी, तो इसका मतलब है सर इधर लीगल कंट्रोल आ सकता है? अ, किस तरह से? लीगल कंट्रोल नहीं, लीगल सर कोलो कंट्रोल, में नीड टू। बात सुनो ना। सर जी, वालेकुम सलाम यार, इधर, हाँ, अच्छा, लीगल कंट्रोल देखो, बात सुनो, क्या लीगल कंट्रोल सर जी थोड़ा एप्लीकेशन सा खर्चा करके आप थोड़ा पेड वर्जन ले लें, आधे घंटे बाद क्लास में हो जाती है। जी? अच्छा, तो ये ना, ये आपका हो गया एनालिसिस। एनालिसिस थ्रू आउट चल रहा होता है, और एनालिसिस के बीच में आप क्या करते हैं? आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने यहाँ पर की हुई है। ये है एप्लीकेशन जो ग्रीन में है। तो आप लीगल सर कंट्रोल, हाँ जी सर बोले। लेकिन ये तो आपने खुद से एप्लीकेशन बना ली है। हाँ, अब ये यही मैं बताना सर ये चाह तो रहा था। आपने एप्लीकेशन खुद से बना ली है, हमें केस स्टडी से नहीं करनी होती। हाँ, अब ये यही बेटा, यही बता रहा हूँ कि आप केस स्टडी को बिल्कुल इस्तेमाल करें। आपको मैं भी इस्तेमाल करता हुआ नजर भी आऊंगा, लेकिन बात बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर वो कोई हमने जो पॉइंट सोचा हुआ है उसके मुताबिक बन ही नहीं रही, कोई वर्ड बन ही नहीं रहा। तो आप मुझे बताओ कि क्या हम जो बिजनेस है वो कौन सा है? अब ये आपने ध्यान में रखना है, एप्लीकेशन वो नहीं होती कि सिर्फ जो वर्ड लिखे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो एप्लीकेशन मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो बिजनेस की नेचर उन्होंने दी हुई है, आप उस नेचर को एज्यूम करके उससे रेलेवेंट कुछ भी लिख सकते हैं, और दैट विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। रिमेंबर दैट। समझ आ रही बात की? क्योंकि उन्होंने कहा कि यस हेयर, सर। हाँ जी, हेयर ड्रेसिंग आपकी, ये मुश्किल नहीं कर रहा, आपके लिए आसान कर रहा हूँ। कि आपको बात का होता है कि आपने एक पॉइंट सोचा हुआ, आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप लिंक नहीं बना पा रहे केस के साथ। अगर लिंक बन रहा है फिर तो अच्छी बात है, वही इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं बन रहा तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, एक बात, इम्पैक्ट दिखाना जरूरी है। आप गौर करो दोनों में, मेरी आखिरी लाइन पे गौर करो। जो पहला रीजन है उस पे आखिरी लाइन क्या है? कॉन्सिक्वेंटली इट हेल्प्स इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ये इम्पैक्ट बता रहा हूं ना मैं। और ऊपर ऊपर भी कि लीडिंग टू लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, अगर ये नहीं होगा तो दोनों में इम्पैक्ट बताएंगे तो ही एनालिसिस के नंबर मिलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी, ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट को जरा गौर करें तो ये डू यू थिंक से शुरू होता है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है सर एग्जामिनर जी। सर जी जी, सर ये इम्पैक्ट के बारे में समझ नहीं आया। देखो, इम्पैक्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आपको ये सवाल है, सवाल आता है कि व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज,
ठीक है, या एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। आपने क्या लिखा, आप लिख रहे हैं जी कि अब आप पॉइंट डेवलप कर रहे हैं। अगर आपने पॉइंट एक लिखा कि इफ एम्प्लॉइज आर ट्रेन दैट विल हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब आप ओके मान लिया, अब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया? जब तक आप ये नहीं बताओगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जब एक वर्कर ज्यादा चीजें बना पाएगा पहले के मुकाबले में, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये है इम्पैक्ट। यानी कि आपने जब कोई एडवांटेज मेंशन करना है तो इसका इम्पैक्ट आगे लेके जाना है किस पे? बिजनेस पे। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में नॉर्मली इम्पैक्ट बिजनेसेस पे ही बताया जाता है, कंज्यूमर पे या गवर्नमेंट पे नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है। तो ये है एनालिसिस। ज्यादा समझ आ गई? हाँ जी सर। सर तो कौन से सवाल में इम्पैक्ट, हर सवाल में इम्पैक्ट देना होता है? नहीं, वो सुने कौन से इम्पैक्ट, वो सवाल जिसमें एनालिसिस रिक्वायरमेंट के तौर पर मौजूद होता है, और वो सारे सवाल जो एक्सप्लेन से शुरू होते हैं या डू यू थिंक से शुरू होते हैं, उन दोनों में एनालिसिस होता है। तो आपको ये इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। जो नहीं दिखाएगा उसको एनालिसिस के नंबर नहीं मिलेंगे। अब मैं आगे उसी सवाल पे आ रहा हूँ, आखिरी वाले पे। डू यू थिंक एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ बिजनेस टू कंसिडर व्हेन रिक्रूटिंग अ न्यू मैनेजर? अच्छा, अब यहाँ पर अभी अगर मैं गौर करूं तो अभी किसी भी सवाल के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ जो मैं कहूं कि एप्लीकेशन के या के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, अभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब ये सवाल है हमारे पास। अब सवाल पे पहले गौर कर ले हम। इस पे ये एक सवाल इस तरह का भी आता है वैल्यूएशन का। क्या? अच्छा, जब डू यू थिंक का सवाल हो तो नंबर कैसे मिल रहे हैं? 2 नंबर नॉलेज के, 2 एनालिसिस के, और 2 एवेल्यूशन के। एप्लीकेशन का कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्रिकी बात है, समटाइम्स एप्लीकेशन का नंबर नहीं होता, लेकिन आपको काइंड ऑफ एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। कहाँ पर? एप्लीकेशन में। वो मैं आगे चल के बताता हूँ, अभी यहाँ तो नहीं। लेकिन 2 नॉलेज के, 2 एनालिसिस, 2 एवेल्यूशन, मतलब आपको 2 नॉलेज पॉइंट शो करने हैं। अच्छा, अब और उनको जब आप डेवलप करेंगे तो आपको एनालिसिस के नंबर मिलेंगे, और फाइनली जब आप अपनी सजेशन देंगे तो वैल्यूएशन के नंबर मिलेंगे। मैं इस सवाल पे आता हूँ। पहले सवाल की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। डू यू थिंक एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ बिजनेस टू कंसिडर व्हेन रिक्रूटिंग अ न्यू मैनेजर? जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, अब कई बच्चे सवाल का आंसर पता कैसे स्टार्ट करते हैं? यस, ठीक है, या नो। दिस इज अ रॉन्ग वे टू एड्रेस सच क्वेश्चंस। आपने कभी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्टार्ट में एड्रेस नहीं करना। अब सवाल ये है कि सर क्यों? इसीलिए क्योंकि आपने याद रखना है, ये आपको ए लेवल में भी फायदा देगा। वैल्यूएशन एग्जामिनर तब कंसिडर करता है जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? वो डायरेक्ट पूछ रही है डू यू थिंक, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि नहीं? तो अगर आप स्टार्ट में यस या नो कर देंगे, इसका मतलब है आपने तो स्टार्ट में ही एवेल्यूशन शुरू कर दी। भाई, एवेल्यूशन के लिए पहले आपको ग्राउंड बनाना पड़ता है। मतलब मैं किसी को कह दूं ये स्टूडेंट बहुत ही गंदा है, ये तो बात नहीं बनती। मुझे पहले बताना है कि ये बच्चा क्या करता रहे। ये बच्चा क्लासेस मिस करता था, रिस्पेक्ट नहीं करता बड़ों की, पढ़ाई में फोकस नहीं करता, और फिर मैं एंड पे कंक्लूड करूंगा। राइट? तो ग्राउंड बनाना है पहले, तो सर जी वैल्यूएशन। आप अली अदर की हकीकत यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? अच्छा सुने, अच्छा ग्राउंड पहले आपको बनाना होता है, इसलिए एवेल्यूशन कभी स्टार्ट में नहीं होती। अच्छा, एवेल्यूशन की पहचान क्या है? एवेल्यूशन कैसे करते हैं? आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना होता है। क्या क्या आप कहेंगे कि आई बिलीव, या इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, या आई सजेस्ट एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, या एक्सपीरियंस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा है, याद रखिएगा, टिप दे रहा हूं आपको। जब भी आपको एवेल्यूशन वाले क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आ रहा हो, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, या द बेस्ट, अगर बेस्ट का वर्ड आ रहा है कि वो कहते हैं जी कि जैसे टेलीफोन इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट एम्प्लॉइज, सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना यहाँ पर। मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ये वर्ड इसी तरह ऑलवेज का वर्ड अगर आ रहा है कि डू यू थिंक दैट इंटरनल रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू हायर वर्कर्स, तो इस तरह के सवालों में कभी भी स्टेटमेंट का साथ नहीं देना। देने को आप दे सकते हो, क्यों? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई इट, क्योंकि कोई भी चीज ऑलवेज नहीं होती, कोई भी चीज हमेशा हर सिचुएशन में बेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज हमेशा हर सिचुएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको इस तरह के कोई वर्ड लिखा हो तो
आपने याद रखना है कि आपको स्टेटमेंट की साइड नहीं लेनी, यानी कि जब एवेल्यूशन करेंगे तो आप हमेशा ये कहेंगे आई बिलीव experience might be an important factor but not the most important। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी देखते हैं। अब सवाल को भी हमने एड्रेस करना है, तो वो भी देखते हैं। जी अच्छा, टेक्स्ट तब करें, मैं ना आपका टेक्स्ट देखता हूँ तो मुझे जरा पॉज करना पड़ जाता है, तो आप वो टेक्स्ट करें जो रेलेवेंट है। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आपके साथ सवाल शुरू कैसे करना है? अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से नहीं करना तो ऐसे करना है, आपको नजर आ रहा है एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपीरियंस का फायदा बताना शुरू कर दें। ठीक है, एक्सपीरियंस का फायदा। अच्छा, अब एक जनरल सी राय क्या है जो अक्सर टीचर बताते हैं कि एक फायदा बता दो, एक नुकसान बता दो, और एंड में जाके अगर फेवर में हो तो एक फायदा बता दो, अगर नुकसान में है तो एक नुकसान बता दो, कहानी खत्म। ये तो थोड़ा ब्रेक टाइप का। हैं जी, क्या कह रहे हैं? सर ऐसे ही होता है कि एक फेवर एक नुकसान और एंड पे एनालिसिस। चलो फिर बेटा आप ऐसे कर लेना फिर, चलो ठीक है। अच्छा, नहीं सर, आप बताइए ना। हाँ तो वही सुन लो ना, वही भाई बताना तो चाह रहा हूँ। अब सुन साहब लो, सुन लो, ठीक, पहले याद रखना है, आपको याद समझा रखना रहे है। हैं, हौसला रख लो, 2 मिनट ये रुक जाओ। माइक, अपने माइक प्लीज म्यूट रखिए, मतलब मजबूरन ये ना हो कि मुझे रिमूव ही करना पड़ जाए आपको। आपको बताया रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टाइम आपका कीमती है, परेशान मैं हूँ जी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, आपने याद रखना है वो सारे क्वेश्चंस जिनमें ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आता है, बेस्ट, ऑलवेज का वर्ड आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ आ रहा है, इसमें ये फार्मूला काम नहीं करता। याद रखना आपने, ये काम नहीं करता, वरना ये काम करता है, बुरा नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि अगर सवाल आपको एक आता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहते हैं कि डू यू थिंक इंटरनल रिक्रूटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस टू यूज फॉर हायरिंग एम्प्लॉइज। तो ये एक सीधा सा सवाल है, आसान है, इसमें तो कोई ऑलवेज का वर्ड नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं हो रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट नहीं हो रहा ना, तो इसमें आप इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक फायदा बता दें, उसको डेवलप करें, एक नुकसान बता दें, उसको डेवलप करें, और एंड पे अगर फेवर में जाना है तो एक फायदा और बता दें, अगर नुकसान में जाना है तो एक नुकसान और बता के खत्म कर दें, ये हो सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस, इनमें ये फार्मूला फिट नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बताता हूँ। अच्छा, ये तो वो मैंने आपको बता दिया, वो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन उन क्वेश्चन में आपको डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि भाई एनालिसिस के नंबर है, डेवलप नहीं करोगे, वैल्यूएशन के तो नंबर ही दो हैं। माना कि वो एंड पे करना है। अच्छा, अब मैं सवाल पे आता हूं, तो सवाल को कैसे आपने एड्रेस करना है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने शायद दोहा को आंसर दे रहा था क्लास में, मैं कहता हूं एक बच्चे को कि ही और शी इज द टॉलेस्ट। अब जब यहाँ पे क्या सुपरलेटिव डिग्री आ रही है ना, तो मैं टॉलेस्ट कैसे कह रहा हूँ? क्या मैं बगैर वो अकेला बच्चा खड़ा हो या बच्ची खड़ी हो, तो क्या मैं अकेला उसको कह सकता हूँ यू आर द टॉलेस्ट? क्या ये बात बनती है भाई? सर जब जी आप, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ क्या चीज यार, बात करके आप चुप हो जाते हो। अच्छा जी, सर जी स्क्रीन शो सर नहीं हो मेरी रही बात आपकी। सुनिए। तो आप बताओ ना कि स्क्रीन सर शेयर ये नहीं। जो ई पार्ट है इसको हमें क्वेश्चंस के लिए करना होता है कि नहीं? सर एक ओ सर हो रही जी थी स्क्रीन शेयर जी, पहले मेरी बात तो सुन लो ना, एक सर मिनट सर एक मिनट, एक वेट, पहले मेरी बात सुन। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा जो है वो सबसे लंबा क्लास में है, तो हम उसे टॉलर तब तक नहीं कह सकते, या हम उसको टॉलर भी नहीं बोल सकते, अनलेस एंड अनटिल वी कंपेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, या एटलीस्ट वन अदर बॉय और गर्ल ऑफ द क्लास। ऐसे ही है ना जी? इसका मतलब है कि आपको जब भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है तो एक्सपीरियंस के साथ एक और फैक्टर बताना पड़ेगा। कि ये एक और फैक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यानी कि वैल्यूएशन में कंपैरिजन लाजमी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, P2 के अंदर जब वैल्यूएशन की जाती है तो कंपैरिजन जरूर किया जाता है वैल्यूएशन में, लेकिन P1 में 6 नंबर के क्वेश्चन में जो वैल्यूएशन का होता है, इसमें कंपैरिजन नहीं करते जनरली। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या बेस्ट या ऑलवेज, तो फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको बताना है कि ये कब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, अब आप गौर करें, मैं सवाल आपको दिखा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं क्या, सर एक्सपीरियंस। एक एक सर जी, सर जी हाँ जी बोले।
सर थोड़ा कंक्लूजन में अभी भी कंफ्यूज हूँ कि किस तरह आंसर देना होता है, कि एक साइड की तरफ हम फेवर कर लें अब ये या आंसर फिर देख लो दोनों ना, को इक्वल। जियाद ये देखो, ये आंसर देखो, पहले मैंने स्टार्ट किया, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं कर रहा। अच्छा ये ना टेक्सटिंग बंद कर दें प्लीज, वरना मुझे रिमूव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेक्स्ट देख रहा होता हूँ कि कोई बच्चा पूछ तो नहीं रहा कुछ। जी। अच्छा अब मैंने क्या लिखा है, एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट हेल्प द मैनेजर टू टैकल डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है। अच्छा, सच एज डीलिंग विद अनॉयड कस्टमर, ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, ये मैंने क्या शो किया है? तो ये एक्सपीरियंस का वो एडवांटेज और उसका वो बेस्ट भाई एक्सपीरियंस। सुने सुने सुने, ये नॉलेज है भाई, क्योंकि नॉलेज के दो नंबर हैं, मुझे पहले नॉलेज शो करनी है, पहले फायदा बताना है मुझे, याद रखेंगे। तो ये नॉलेज है, राइट। तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में नॉलेज ही शो करनी है, वो मैंने कर दी। अच्छा आगे मैं चल रहा हूँ आगे कि उसका अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उससे वो कस्टमर को आप क्या कहते हैं, वो इनाय हो जाएंगे, तो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या आपने पहले भी अनॉयड कस्टमर्स को हैंडल किया हो, यही है ना, यही बताना चाह रहे हैं। अच्छा तो आगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। दैट कैन स्प्रेड अ बैड वर्ड ऑफ माउथ, that can spread a bad word of mouth affecting brand image। ठीक है, ये क्या हुआ, मैंने क्या किया है? जी सुभान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर जी। जी बोलें। सर ये जो पार्ट है इसको हमें सोर्स से रिलेट करना होता है कि नहीं करना होता, बस ये बता दें। किससे? सोर्स जो उन्होंने 4 लाइनें दी है यहाँ पर। कि सारी लाइंस को पूरा करना? नहीं सर नहीं जी, वो नहीं सर सोर्स जी, जो अगर ऊपर ई पार्ट है, ऊपर गिवन सोर्स होता है उसके साथ रिलेट करना होता है कि नहीं? देखो पार्ट को पता क्या है, ई पार्ट में एप्लीकेशन होती नहीं, आप देख नहीं रहे, ऊपर मैंने लिखा है 2K, 2 एनालिसिस 2 वैल्यूएशन, एप्लीकेशन का तो नंबर ही नहीं है, तो लेट नहीं करना ना। जो 6, अब जो नया पैटर्न आया है 6 नंबर में जो आखिरी पार्ट होता है वैल्यूएशन वाला, उसमें एप्लीकेशन का कोई नंबर नहीं होता। अच्छा तो अब मैंने ये जो अब देखो मैंने क्या बताया कि डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, उसको हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेगा, जिससे इमेज खराब हो जाएगा। तो जियाद आपके लिए क्या ये मैंने बात सुनो, अब मैंने क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट शो नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस अगर ना हो तो क्या मैंने ये शो किया है कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल शो किया है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है मेरा, ये एनालिसिस है। अच्छा इसको मैं सारा नहीं लिखता, पता है इतनी जगह नहीं मिलनी मुझे, आगे भी बात करनी है। ये है एनालिसिस। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इम्पैक्ट शो कर दिया उसका बिजनेस पे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे मैंने लिखा है जी, अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस रेलेवेंट क्वालिफिकेशन ऑल्सो मैटर्स। अच्छा अब यही रुक जाते हैं, अब ये नॉलेज है, ये भी नॉलेज आ गया। तो क्या मुझे अब 2 नंबर नॉलेज के मिल गए? मैंने 2 जगह पर नॉलेज शो कर दिया। अच्छा आपके सर ये नॉलेज कैसे है, आपने अभी एडवांटेज क्या बताया है? आपने तो लिखा है अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आल्सो मैटर्स। मैंने नॉलेज शो इसलिए की है क्योंकि मैंने बता दिया कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस के अलावा। तो याद रखना है, जब आप कोई एडवांटेज स्टेट करते हैं ये भी नॉलेज होता है, और जब आप कोई फैक्टर मेंशन करते हैं ये भी नॉलेज को ही शो कर रहा होता है। अच्छा प्लीज नॉलेज दैट देयर इज सम गाइस नंबर इन द क्लास, इट्स नॉट नंबर, प्लीज किक दिस। अच्छा ओके ऑल राइट, मैं लेट मी सी। सर आप एक काम कर सकते हैं, ये जो आपने पेपर के ऊपर अंडरलाइन वगैरह चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं, ये आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं पेपर आफ्टर क्लास। ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शेयर भी कर दूंगा। तो ऑल राइट सर सर जी सर जी जी बोले। सर मैं अंबर हूँ, मेरे नाम से पता नहीं कौन आगे चैट से क्या कुछ किए जा रहा है जी। अच्छा मेरी बात सुनो, आप अंबर हो या अंबर अकील हो? मैं अंबर अकेली हूँ, मैं अभी आई हूँ, मुझे फरियाद में जिस कर रही है कौन है नहीं अजीब नहीं किए जा रहा है। आप किस नाम से हो, आप अंबर से हो या अंबर अकील से हो? ये मैं अंबर अकील के नाम से हूँ। अच्छा ओके ऑल राइट। तो ये ना करें तो बेहतर है, क्योंकि क्लास मेरी हो रही है ना, और आप मुझे अच्छे से जानते भी हो। तो ये ना हो कि सब मैं आप सबको रिमूव कर दूं, और फिर आपको पता ही है मेरा मोड चेंज हो जाता है ना फिर, तो ये ना हो कि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाए। ओके ऑल राइट।
ऑल राइट, अच्छा ये अब आप गौर करो। तो अब आप यहाँ पे देखो मुझे अभी तक कितने नंबर मिल गए। एग्जामिनर कभी भी लेंथ नहीं देखता क्वेश्चन की, वो देखता है जो मैंने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव रखे थे क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे हैं तो वो कहेगा फाइन। अभी तक पता कितने नंबर मिल गए? अभी तक नंबर मिल गए 3/6। कैन यू इमेजिन दैट? लाइनें कितनी लिखी है मैंने? 3 लाइनें, 2.5 लाइनें लिखी है मैंने, लेकिन 3/6 नंबर मुझे मिल गए हैं। वजह वजह ये है कि मैंने जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव रखे गए थे वो मीट कर लिए हैं। यहाँ तक एक एनालिसिस का नंबर मिल गया, 2 नॉलेज के मिल गए। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं जी। तो अब मैंने नॉलेज होगी, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ नॉलेज क्या होती है जी। नॉलेज होती है आप जब कोई एडवांटेज मेंशन करते हैं विदाउट डेवलपमेंट, या आप कोई फैक्टर मेंशन करते हैं, जैसे मैंने किया कि एक्सपीरियंस के अलावा रेलेवेंट क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, तो ये नॉलेज है। अच्छा, ऑल्सो मैटर्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको डेवलप करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट लीड्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू लोअर कॉस्ट हेंस हायर प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। ये क्या हुआ? वही ज्यादा, अब देख लो, ये मैंने इम्पैक्ट शो किया। रेलेवेंट क्वालिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, मैं ये शो कर रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस, राइट। तो ये मेरा दूसरा एनालिसिस भी आ गया, राइट। तो इसका मतलब है मुझे यहां तक कितने नंबर मिल गए? यहां तक मुझे 4/6 नंबर मिल गए। अब 2 नंबर रह गए मेरे पास जो वैल्यूएशन के हैं, जिसमें मसला होता है। अब वो मैं शुरू कर रहा हूँ। अब गौर करो कि मैं वैल्यूएशन शुरू कैसे कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कलर कोई और ले लेता हूँ। आई बिलीव, अब आप गौर करो, आई बिलीव एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन रिक्रूटिंग अ मैनेजर। अच्छा, मैं यही रुक जाता हूँ। अब गौर करो, ये जो मेरा स्टार्ट है वैल्यूएशन का, क्या ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी तक मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कहीं भी एड्रेस नहीं किया। मैं एक्सपीरियंस का फायदा बता रहा था, मैंने कहा और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वो मैं कहाँ कहूंगा? एवेल्युएशन में। और मैंने कह दिया कि वो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन आगे क्या, बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्टार्ट कर दिया वैल्यूएशन का, लेकिन ये काफी नहीं है जब तक मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि क्यों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। वही कंपैरिजन आ गया। अच्छा, मैंने क्या लिखा? 1 इज क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब मैं क्वालिफिकेशन को मैंने लिखा 1 इज क्वालिफिकेशन, लेकिन बता नहीं रहा इसके बारे में। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन के बारे में ऊपर बता चुका हूं और आई हैव ऑलरेडी गेन मार्क्स फॉर इट, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, एंड अनदर वन इज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स। मैंने ये कह दिया। ये आप कह लें स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, अच्छा वो क्यों? मैंने एक और फैक्टर बता दिया, एज ही हैज टू लीड अ टीम। ठीक है, उसको टीम पूरी लीड करनी है, इसका मतलब है वो अकेला काम नहीं करना, उसको तो टीम चलानी है पूरी। अच्छा, एंड डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट एक्सपीरियंस ही कैन नॉट मीट टारगेट सक्सेसफुली if subordinates are not comfortable with him as they won't be performing to their potential। मैंने क्या किया? मैंने जो एक्सपीरियंस का फैक्टर था कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दिया कि वो इन हालात में इंपॉर्टेंट उस तरह से रहा ही नहीं। यानी कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर मैनेजर का रवैया खराब है टुवर्ड्स हिज और हर सबऑर्डिनेट्स, तो चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो उसका, उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने काम खुद नहीं करना, उसने तो वर्कर से करवाना है। तो वर्कर ही अगर पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, तो उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। तो ये वो कंपैरिजन है, या वो आपको सिचुएशन बतानी है जहां पर आप बताएंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का तो मतलब होता है हर जगह इंपॉर्टेंट हो, तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना। तो मैंने वो बता दिया पॉइंट जहां पर वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि वो फायदा नहीं दे सकता बिजनेस को, मैनेजर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर हमारी एवेल्यूशन पूरी हो गई, एवेल्यूशन आ गई है, और हमें 6 में से 6 नंबर मिल गए जी। तो फिर हमें तो इस क्वेश्चन में भी मोस्ट आएगा, उसमें तो फिर हमें इवैल्यूएशन में हमेशा डिसएडवांटेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट तो कभी होता ही नहीं है। जी, मैं यही आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप मोस्ट का वर्ड देखें एवेल्यूशन वाले क्वेश्चन में, जब भी आप बेस्ट का वर्ड देखें, ठीक है, जब भी आप ऑलवेज का वर्ड देखें, इसका मतलब है आपको यही करना है, यानी कि एवेल्यूशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऑपोजिट जाना है, कि ऐसा नहीं हो सकता
हर चीज हर वक्त अच्छी नहीं हो सकती सबसे, या ऑलवेज ये चीज बेनिफिशियल नहीं हो सकती। तो जोहा, सो इन एवेल्यूएशन वी कैन यूज मोर देन वन पॉइंट टू कंपेयर द पॉइंट वी सपोर्ट एंड जस्टिफाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप ऐसे ही करेंगे इस तरह के सवालों में। तो इसका मतलब है इसमें वो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज और एंड पे फिर एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज, वो वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, हम जल्दी सर जल्दी, जी जी बोलें। सर इस सवाल में क्लियर कंक्लूजन नहीं मिला। आपने दो मतलब ऑपोजिट साइड लिखी और एक क्लियर कंक्लूजन नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो जरा कि अच्छा। नहीं करना। जब होता है ना कि एक ऐसा सवाल होता है जिसके अंदर आपको एक क्लियर कंक्लूजन देना होता है कि आप कौन सी साइड मतलब कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा क्लियर, देखो यहाँ पर ना मैंने क्लियर कट ओपिनियन दी है, क्योंकि क्लियर कट ओपिनियन क्या होता है? हम्म। क्लियर ओपिनियन होता है जब आप मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दें। तो यहाँ पर वो ये कह ही नहीं रहा कि सिर्फ एक्सपीरियंस अच्छा है कि बुरा है। मतलब अगर वो सवाल ये होता ना कि डू यू थिंक एक्सपीरियंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अ बिजनेस और नॉट, तो फिर तो समझ सर आती जी है। अली को सवाल ये ऐड कर नहीं, लें, उसका कॉल है। अच्छा सवाल ये नहीं है ना। सवाल क्या है? सवाल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो हम वो बता रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इससे। तो मैंने वो बताया, तो मैंने मुकम्मल तौर पर क्लियर कट कंक्लूजन ही दिया है। लेकिन वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के समझ आएगी ना कि सवाल किस नेचर का है। जो आप बात कर रहे हो वो फिर सवाल ये होना चाहिए था जो मैं कह रहा हूँ कि डू यू थिंक एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ बिजनेस टू कंसिडर while recruiting a new manager। तो फिर आप कहते नीचे yes it is an important factor या yes it is not an important factor। यहाँ ये सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं।